ये है लक्ष्मी का पूरा परिवार और लक्ष्मी अपने परिवार की इकलौती ग्रेजुएट सदस्य है। लक्ष्मी के चौथी पास दादाजी का सपना था कि उनके खानदान में किसी एक के पास भी कॉलेज की डिग्री हो और उनका वो सपना पूरा किया लक्ष्मी ने, क्योंकि लक्ष्मी के दोनों बड़े भाइयों को बॉडी बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता और उसके पापा और पढ़ाई का नाता दिन और रात जैसे ही रहा, जो कभी एक दूसरे से मिल ना सके। लक्ष्मी का पूरा परिवार मिलकर आग के पास बैठकर उसकी शादी की चर्चा कर रहा है। अरे मेरी पोती ने मेरी एक चिंता तो दूर कर दी, अब दूसरी चिंता भी दूर हो जाए तो मैं गंगा नहाऊं। कौन सी चिंता बाबूजी? अरे लक्ष्मी की शादी की चिंता। लवकुश बेटे, तुम जानते तो अपने खानदान की परंपरा के बारे में। जानता हूँ बाबूजी, इस खानदान की पकड़ा हुआ ब्याह परंपरा के बारे में, लेकिन आज के समय में कौन ऐसी परंपराओं को निभाता है भला? अरे लवकुश बेटे, वो परंपरा मेरे दादाजी ने बनाई थी, जिसे न मेरे पिताजी बदल सके और न ही मैं तुझे बदलने दूंगा। हमारे खानदान की सभी लड़कियों की शादी पकड़ा हुआ ब्याह से ही हुई है और मेरी पोती की शादी भी वैसे ही होगी। हे भगवान, मुझे इसी बात का डर था। मम्मी ने इस खानदान की इस परंपरा के बारे में बताया था मुझे, लेकिन दादाजी जिस लड़के को पकड़कर जबरदस्ती मेरी शादी उससे करवाएंगे, अगर वो गरीब हुआ तो, अगर वो अनपढ़ हुआ तो, तब आप क्या करेंगे? तो ये चिंता छोड़ दे लक्ष्मी, क्योंकि मैंने पहले ही तेरे लिए लड़का पसंद कर लिया है। वो लड़का कौन है बाबूजी? अरे वो लड़का है विधायक चरण सिंह का इकलौता बेटा सुंदर। लेकिन बाबूजी, उसकी किडनैपिंग में कुछ ऊंच नीच हो गई तो? वो सब मैंने सोच लिया है। आखिर मेरे दोनों बॉडी बिल्डर पोते कब आएंगे? तभी बुझी आग को देखकर दिलीप, अरे आग तो जलाओ कोई। विशाल आग में लकड़ियां डालकर आग जलाता है। आग जल जाने के बाद, एक बार सुंदर इस हवेली में आ जाए, उसके बाद लक्ष्मी से 7 फेरे लेकर ही जाएगा और एक बार शादी हो जाने के बाद उसका विधायक बाप कुछ नहीं कर पाएगा। तभी दिलीप जी अपने पोतों के कान में अपनी प्लानिंग बताते हैं। आज रात में ही हम दोनों भाई मिलकर इस काम को अंजाम दे देंगे दादाजी। प्लान के मुताबिक रात में विक्की और विशाल सुंदर को किडनैप करने उसकी हवेली पहुंच जाते हैं। उस समय सुंदर आंगन में जल रहे आग के पास बैठा था, वहीं हवेली के बाहर वाले दरवाजे पर खड़े विक्की और विशाल। वो देख विशाल, सुंदर के पास कोई भी नहीं है, यही सही मौका है, चल। अब दोनों भाई दरवाजा कूदकर अंदर जाते हैं। तब तक हवेली के अंदर से निकलकर प्रकाश सुंदर के पास पहुंचकर उससे बात करने लगता है। उन दोनों को बात करता देख विशाल और विक्की झाड़ियों में छुप जाते हैं। अरे इसे भी अभी आना था, अब रुकना पड़ेगा। कुछ देर बाद बात करने के बाद जल रही आग में पानी डालकर सुंदर और प्रकाश वहां से उठकर हवेली के अंदर जाने लगते हैं। चल भाई, यही सही मौका है, नहीं तो कल रात फिर ठंड में यहाँ आना पड़ेगा। अब दोनों भाई ठान चुके थे कि आज रात में ही सुंदर को किडनैप करना है। वो दोनों धीरे धीरे कदम बढ़ाकर जैसे ही सुंदर और प्रकाश के पास जाते हैं, वैसे ही लाइट बंद हो जाती है और अंधेरे में सुंदर की जगह प्रकाश के मुंह पर रुमाल बांधकर उसका सर कपड़े से ढककर उसे अपनी हवेली के हॉल में अपने परिवार के पास ले जाते हैं। अरे मुझे पता था तुम ये काम कर लोगे, इसीलिए मैंने पहले से ही पूरा इंतजाम कर लिया था। अब मंडप में सोने के गहने, कंगन, हार, टीका, कमरबंद पहने दुल्हन बैठी लक्ष्मी और उसी के पास बैठे पंडित जी की तरफ इशारा करके, पंडित जी दूल्हा आ गया है, आप जल्दी से विवाह संपन्न कीजिए। सर में कपड़ा ढका होने की वजह से छटपटाते हुए प्रकाश को पकड़े विक्की और विशाल। आपको जो भी कुछ कहना है शादी के बाद ही कहना जीजाजी, और अगर जरा भी सी होशियारी करने की कोशिश की तो मेरे पास बंद हो गए, गोली सिर के आर पार हो जाएगी। अब विक्की और विशाल जबरदस्ती प्रकाश को शादी के मंडप तक ले जाते हैं और लक्ष्मी प्रकाश का हाथ पकड़कर उसके साथ 7 फेरे ले लेती है। डर के कारण विशाल विरोध नहीं करता और मांग भी भर देता और मंगलसूत्र भी पहना देता है। अरे विवाह संपन्न हुआ, अब ये दोनों पति पत्नी हुए। बधाई हो सुंदर जी, अब आप इस घर के दामाद हुए। सिर से कपड़ा हटाकर और मुंह से रुमाल खोलकर प्रकाश, कौन सुंदर? मैं कोई सुंदर नहीं हूँ, मैं तो प्रकाश हूँ। आप लोगों ने जबरदस्ती मुझ गरीब की शादी इस लड़की से करवा दी।
अरे नालायक को किसे उठाने भेजा था और किस गरीब को उठा लाए? अब कुछ नहीं हो सकता, विवाह हो गया है तो आपकी पोती को जीवन भर इसी लड़के के साथ पत्नी बनकर रहना होगा। हाय मेरी फूल सी बिटिया, कैसे रहेगी एक गरीब के घर में? मैं नहीं जाऊंगी इस गरीब के घर। अरे बेटी, शादी हो गई है तो जाना तो पड़ेगा ही। अब ना चाहते हुए भी पढ़ी लिखी अमीर लक्ष्मी को गरीब प्रकाश के घर उसकी पत्नी बनकर जाना पड़ता है। कच्ची मिट्टी के बने खपरैल के घर के आंगन में प्रकाश के साथ खड़ी लक्ष्मी। हे भगवान, अब मुझे जिंदगी भर इस कच्चे घर में रहना होगा। तुम यही रुको, मैं अभी आता हूँ। प्रकाश लक्ष्मी को आंगन में खड़ा रहने को बोलकर घर के अंदर जाता है और कुछ देर बाद वापस लक्ष्मी के पास आकर उसे घर की दहलीज पर ले जाता है। घर के अंदर साड़ी के ऊपर पुराना रफू स्वेटर पहने, हाथ में आरती की थाली लिए प्रकाश की माँ ऋतु और उसकी दोनों भाभियां सुधा और मंजू। चलो, जो हुआ अच्छा हुआ, तुझे इतनी सुंदर दुल्हन जो मिल गई प्रकाश। दहलीज पर रखे कलश की तरफ इशारा करके ऋतु, बहू कलश गिराकर अपने इस गरीब घर में प्रवेश करो। अब ना चाहते हुए भी लक्ष्मी को गृह प्रवेश करना पड़ता है। लक्ष्मी के गृह प्रवेश करते ही उसकी सास ऋतु उसकी आरती उतारती है और उसकी दोनों जेठानियां उसके पास आकर, हाय राम, ये गहने तो शुद्ध सोने के लगते हैं और ये लहंगा भी महंगा लगता है। अपनी जेठानियों का अपने पास आना लक्ष्मी को पसंद नहीं आता। तभी लक्ष्मी, अरे तुम दोनों मुझसे दूर रहो, तुम्हारे कपड़े कितने गंदे हैं, तुम्हें देखकर ऐसा लगता है 4 दिनों से नहाई नहीं हूँ। अपने बाल देखो कैसे रूखे हैं। लक्ष्मी, ये किस तरीके से तुम मेरी भाभीियों से बात कर रही हो? तुमसे मेरी शादी होना तुम्हारे परिवार वालों की गलती है, मेरी नहीं। मैंने मंडप में कई बार अपनी सच्चाई बताने की कोशिश की, लेकिन मुंह बंधा होने की वजह से कुछ बोल नहीं पाया। तो मैं क्या करूं? मैं इस घर में इन गंवारों के साथ नहीं रह सकती, जिन्हें ये भी नहीं पता कि किसी अमीर पढ़ी लिखी लड़की से किस तरह बात की जाती है। भले ही तुम अमीर हो, पढ़ी लिखी हो, लेकिन अब इस गरीब घर की बहू हो, तो तुम्हें इस घर में वैसे ही रहना होगा जैसे इस घर के लोग रहते हैं, मिलजुल कर प्यार से। प्रकाश, ये किस तरीके से बात कर रहे हो बहू से? ये इस घर में नई नई आई है, इसे थोड़ा वक्त लगेगा, ये सब समझ जाएगी। तभी लक्ष्मी की तरफ देखकर ऋतु, बहू तुम थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लो। अब प्रकाश लक्ष्मी को अपने कमरे में ले जाता है। कच्ची मिट्टी की दीवारें और कोने में रखी चारपाई के ऊपर बिछे गद्दे और अस्त व्यस्त कमरे को देखकर लक्ष्मी, इतने छोटे बिस्तर पर मुझे कैसे नींद आएगी, ऊपर से ये सर्दी। अभी तुम थोड़ा एडजस्ट कर लो, कुछ दिनों बाद मैं कुछ इंतजाम कर दूंगा। इतना बोलकर प्रकाश कमरे से चला जाता है और लक्ष्मी बिस्तर पर बैठकर अपनी किस्मत को कोसने लगती है। मेरे भाइयों की वजह से हुआ है ये सब। लक्ष्मी कमरे में अकेली बैठी थी। उसकी दोनों जेठानियां और सास आंगन में लाल मिर्ची सुखा रही थी। प्रकाश अपने दोनों भाइयों और पिताजी की मदद करवाने खेत चला गया था। वहीं भूख लगने पर कुछ खाने के लिए लक्ष्मी अपने कमरे से बाहर निकलती है और रसोई में जाकर देखती है कि वहां लटक रहे छीके पर कुछ सूखी रोटियां रखी होती हैं और चूल्हे के पास एक अचार की बरनी रखी थी। किचन से आ रही खटर पटर की आवाज सुनकर आंगन में बैठी ऋतु अपनी बड़ी बहू सुधा से, सुधा बहू, जा देख तो, लगता है लक्ष्मी बहू को भूख लगी है और वह रसोई में खाने को कुछ ढूंढ रही है। तभी सुधा रसोई में जाती है। वहां खड़ी लक्ष्मी को देखकर, क्या हुआ देवरानी जी, आपको भूख लगी है तो रोटी और अचार खा लो। मैं बासी रोटियां नहीं खाऊंगी, मुझे बासी खाना खाने की आदत नहीं है। तो ठीक है, मैं आपके लिए गर्मा गर्म रोटियां सेक देती हूँ। सुधा चूल्हे पर गर्मा गर्म रोटियां सेकती और लक्ष्मी अचार के साथ रोटी खाकर एक बार फिर कमरे में वापस चली जाती है। खेत जाकर प्रकाश अपने पिता संजय, दोनों बड़े भाइयों रोहन और वेद से अपनी शादी के बारे में बताता है। अब शाम को घर वापस आकर प्रकाश अपने कमरे में जाकर अलमारी से निकालकर पुराना स्वेटर पहनता है। उसे देखकर मायके से अपने साथ लाई जैकेट पहने चारपाई पर बैठी लक्ष्मी, फेरे लेने से पहले तुम बोल नहीं सकते थे क्या कि मैं गरीब हूँ? अगर तुम अपने बारे में बता देते तो मैं इस ठंड में इस मिट्टी के कच्चे घर में नहीं होती। तुम्हारे भाइयों ने मेरा मुंह बंद कर दिया था, कैसे पता था? अब जो हो गया उस बारे में बात करके कोई फायदा नहीं है। तुम्हारी शादी मुझसे हो गई है तो अब तुम्हें मेरे साथ ही मेरे घर में ही रहना पड़ेगा। मैं यहाँ कैसे रहूंगी? तुम चिंता मत करो, मैं अपने घर वालों को सब समझा दूंगा, वो तुमसे किसी काम के लिए नहीं कहेंगे। प्रकाश, खाना बन गया है, बहू को ले आ और तू भी खाना खा ले। अपनी माँ के बुलाने पर प्रकाश लक्ष्मी को लेकर हॉल में जाता है। हॉल में प्रकाश के दोनों भाई और पिता धोती कुर्ते के ऊपर रफू किया हुआ स्वेटर पहने चटाई पर बैठे सब्जी और रोटी खा रहे थे। प्रकाश की माँ भी उनके साथ बैठी खाना खा रही थी। उनके पास ही आग जल रही थी। प्रकाश की दोनों भाभियां सर ढके कोने में खड़ी थी। लक्ष्मी अपनी सास ऋतु के पास जाकर बैठने ही वाली थी कि तभी, बहू, ये तुम्हारा शहर नहीं गांव है। यहाँ मर्दों के खा लेने के बाद ही घर की औरतें खाना खाती हैं।
आप कौन हैं? लगता है मेरे बेटे तुम्हारे पति ने हमारे बारे में तुम्हें कुछ नहीं बताया। मैं तुम्हारा ससुर हूँ और मेरे साथ बैठे खाना खा रहे तुम्हारे जेठ हैं। और हाँ, गांव में बहुएं अपने ससुर और जेठ के आगे सिर ढक कर आती हैं। मैं नहीं मानूंगी गवारों वाले रिवाज, मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे आप क्यों छोटी बहू को डांट रहे हो? मैंने अभी अभी तो बताया था कैसे इसकी शादी हमारे बेटे से हुई है। थोड़ा समय दीजिए, ये खुद को इस घर के माहौल में ढाल लेगी। तभी लक्ष्मी की तरफ देखकर ऋतु, बहू तुझे जैसे रहना है रहे। हरा लक्ष्मी बहू, तो मेरे पास बैठकर खाना खा ले। लक्ष्मी अपनी सास ऋतु के बगल में बैठकर खाना खाने के बाद कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर बाद प्रकाश भी खाना खाकर कमरे में आ जाता है। कमरे में चारपाई पर बैठी लक्ष्मी, एक ही दिन में मेरा ये हाल हो गया है तो अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिताऊंगी इन गवारों के साथ। लक्ष्मी, वो गवार भले ही हैं लेकिन मेरे परिवार वाले हैं, और तुम फिक्र मत करो, मैं तुमको जबरदस्ती अपने साथ नहीं रखूंगा। तो क्या करोगे तुम बताओ? कुछ ना कुछ सोच लूंगा, अभी तुम सो जाओ, थकी होगी। इतना बोलकर प्रकाश फर्श पर चटाई बिछाकर कंबल ओढ़कर सो जाता है और लक्ष्मी चारपाई पर सो जाती है। सुबह प्रकाश जल्दी उठकर खेत चला जाता है। वहीं सुबह 8 बजे लक्ष्मी की नींद खुलती है। लक्ष्मी अपने साथ लाए बैग से टैब निकालकर यूट्यूब पर गाने सुनने लगती है। गाने की आवाज सुनकर उसकी दोनों जेठानियां कमरे में आ जाती हैं। तभी टैब देखकर, ये क्या है देवरानी जी? इतना भी नहीं पता आप दोनों को ये टैब है? ये टैब क्या होता है? इन्हें ये भी नहीं पता कि टैब क्या होता है। इतना गंवार कोई कैसे हो सकता है यार? ये सब आप दोनों प्रकाश से पूछना। हाय दैया देवरानी जी, आप देवर जी का नाम लेती हो। नाम ना लूं तो क्या कहूं? आप दोनों जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। लक्ष्मी की बेरुखी बातें सुनकर उसकी दोनों जेठानियां वहां से चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक शाम आंगन में कुर्सी पर बैठी टैब पर आर्टिकल पढ़ रही लक्ष्मी खेत से वापस प्रकाश को आता देख उससे अपनी दोनों जेठानियों की शिकायत करती है। लक्ष्मी, अब तुमको बेवजह इस जबरदस्ती के रिश्ते को नहीं निभाना पड़ेगा। मैं कुछ समझी नहीं प्रकाश, तुम क्या कहना चाहते हो? जिन हालातों में हमारी शादी हुई वो मैं जानता हूँ, और यह भी जानता हूँ कि तुम इस घर में हमारी बेवजह के रिश्ते की वजह से हो। इसलिए आज जब मैं वकील से खेत के सिलसिले में मिलने गया था तो वकील से मैंने हमारे तलाक के बारे में भी बात की थी। अरे वाह, तो क्या बोला वकील ने? उसने बताया कि अगर 6 महीने तक पति पत्नी के बीच संबंध नहीं रहते तो तलाक हो सकता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब अब 6 महीने के बाद मुझे इस रिश्ते और गंवार ससुराल से छुटकारा मिल जाएगा। अब उस दिन के बाद लक्ष्मी एक एक दिन करके 6 महीने बीतने का इंतजार करने लगी। तलाक की बात प्रकाश ने अपने सभी घर वालों से भी बता दी थी और ये भी समझा दिया था कि कोई भी लक्ष्मी को कुछ नहीं कहेगा। एक सुबह लक्ष्मी जब अपने कमरे से नाइट गाउन के ऊपर जैकेट पहने बाहर निकली तो उसने देखा कि आंगन में ठंडे पानी से उसकी दोनों जेठानियां साड़ी के ऊपर स्वेटर पहने एक टोकनी में पालक से मिट्टी साफ कर रही हैं। उन्हें देखकर, मेरे मायके में इतनी पालक तो ऐसे ही मवेशियों को खिला देते हैं, इससे ज्यादा पालक की तो मेरे मायके के नौकरों के लिए सब्जी बनती है। लक्ष्मी की बात सुनकर धूप में स्वेटर पहने बैठी उसकी सास ऋतु, बहू होता होगा तुम्हारे मायके में ये सब, तुम बड़े घर की जो हो, लेकिन हम क्या करें, हम गरीब हैं। छोटा सा खेत है, उसमें जितनी सब्जियां निकलती हैं उसी से गुजारा कर लेते हैं। मुझे क्या करना सासू माँ, आपकी गरीबी से मैं कुछ महीने और हूँ यहाँ, फिर मैं अपने घर पर होंगी। तभी आसमान में काले बादल छाने लगते हैं। लगता है अब बेमौसम बरसात होगी। अगर ऐसा हुआ तो खेत में लगी सब्जियां खराब हो जाएंगी। मौसम फोरकास्ट के अकॉर्डिंग आज रात या कल सुबह बारिश का अनुमान है। अब अगले दिन सुबह काले बादल और घने हो गए थे और ठंड भी बहुत थी, लेकिन फिर भी प्रकाश अपने पिता और दोनों बड़े भाइयों के साथ खेत चला जाता है। तभी जोरदार बारिश होने लगती है और बड़े बड़े ओले भी गिरते हैं। अपनी दोनों बड़ी बहुओं के साथ आंगन में रखे उपले और सूखी लकड़ियां घर के अंदर रखने और आम के पेड़ के पास बंधे 2 बीमार बैलों को घर के अंदर करने के बाद ऋतु दरवाजे पर खड़ी होकर, भगवान को भी हम गरीबों पर दया नहीं आती। इस बेमौसम ठंड की बरसात में सब्जियां बर्बाद हो जाएंगी, अब हमारा गुजारा कैसे होगा। ऋतु की बात सुनकर अपने कमरे की खिड़की पर खड़ी लक्ष्मी, सासू माँ इस वक्त आपके तीनों बेटे और ससुर जी खेत में, आपको उनकी चिंता नहीं है, सब्जियों की चिंता हो रही है। मुझे पता है बहू, वो तीनों जैसे तैसे अपने आप को बचा लेंगे, लेकिन खेत में लगी सब्जी का क्या होगा, वही हमारे जीने का सहारा है। भले ही लक्ष्मी अपने गरीब ससुराल में मजबूरी में रह रही थी, लेकिन थी तो इंसान ही। अपनी सास को परेशान और दुखी देखकर उसे भी दुख होता है। ये लोग गरीब हैं, इनके लिए फसल ही सब कुछ है, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। अब दोपहर तक बारिश भी होती है और ओले भी गिरते हैं और खपरेल की छत से पानी भी टपकने लगा था। छत से टपक रहे पानी के नीचे लक्ष्मी की सास और दोनों जेठानियां बर्तन रख देती हैं।
बारिश रुकने के कुछ देर बाद प्रकाश अपने दोनों भाइयों और पिता के साथ भीगी हालत में घर वापस आता है। हमारे खेत में लगी पूरी सब्जियां बर्बाद हो गई भाग्यवान। अब हम कुछ नहीं कर सकते, बर्बाद हो गए हम पूरी तरह से। अब हम क्या खाएंगे और कैसे रहेंगे? हमारी बीमार बैलों का क्या होगा? अब उनका इलाज कैसे हो पाएगा? उस दिन किसी के गले से भी निवाला नीचे नहीं उतरता और रात में भी लाइट चालू नहीं होती। हॉल में आग जलाकर बैठे अपने पूरे परिवार के साथ बैठी लक्ष्मी। रात हो गई है प्रकाश, अंधेरा हो गया, लाइट ऑन कर लो। बहू, अगर सब सही रहा तो अगली फसल आने में 2 से 3 महीने लग जाएंगे। तब तक हमें ऐसे ही छोटी छोटी बचत करनी होगी। बिजली का बिल बचाने के लिए हमें अंधेरे में रहना होगा। अरे यार, मैं ऐसे कैसे 6 महीने अंधेरे में रह सकती हूँ? कुछ सोच लक्ष्मी, कुछ सोच, ताकि ये लोग गरीबी से बाहर निकल जाएं। अब पूरी रात लक्ष्मी अपने कमरे में चारपाई पर लेटी सोचती रहती है और सुबह होते ही आंगन में परेशान बैठे अपने सभी ससुराल वालों के पास जाकर पोटली में बंधे अपने गहने देते हुए कहती है, ये लो प्रकाश, मेरे गहने तुम इन्हें सुनार के पास गिरवी रखाओ। जो रुपए मिलेंगे उससे हम कुछ ना कुछ कर लेंगे। बहू, हम गरीब जरूर हैं, लेकिन इतने लालची नहीं कि तुम्हारे गहने गिरवी रखवा दें। मैं भी तो इस घर की बहू ही हूँ, मेरा भी तो कुछ फर्ज बनता है। भले ही 6 महीने बाद मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन जब तक इस घर में हूँ तब तक मैं अपना फर्ज निभाऊंगी। अब लक्ष्मी के समझाने पर उसके ससुराल वाले समझ जाते हैं और प्रकाश लक्ष्मी के गहने सुनार के पास गिरवी रखाता है। गहने गिरवी रखने पर जितने भी रुपए प्रकाश को मिलते हैं, घर वापस आकर आंगन में आम के पेड़ के पास बंधे बैलों को बाल्टी से पानी पिला रही लक्ष्मी को देता है। प्रकाश, ये पैसे तुम अपने पास रखो, और क्या तुम मुझे अपना खेत दिखा सकते हो? अब प्रकाश लक्ष्मी को अपने छोटे से खेत ले जाता है। बारिश और ओले से बर्बाद पालक, मेथी और धनिया को देखकर लक्ष्मी, अब इन सब्जियों को मवेशी ही खाएंगे। हाँ, अब इन सब्जियों का कुछ नहीं हो सकता। अब तुम मुझे इस खेत के बारे में सब कुछ बताओ। यहाँ पानी कहाँ से और कैसे और कितना आता है? यहाँ तक ट्रैक्टर आ सकता है या नहीं? तभी पास के खेतों की तरफ इशारा करके प्रकाश, ये जो आसपास के खेत देख रही हो ना लक्ष्मी, ये सारे खेत हमारे ही हैं, लेकिन गांव के दबंग संत कुमार ने इन पर कब्जा कर लिया है। वो ना तो हमें यहाँ ट्रैक्टर लाने देता है और ना ही नहर से पानी लाने के लिए पाइप बिछाने देता है। तो तुमने उस पर केस क्यों नहीं किया? केस किया है, उसी के सिलसिले में तो वकील से मिलने हर हफ्ते शहर जाता हूँ। ठीक है, तुम्हें आधुनिक नए तरीके की खेती के बारे में कुछ पता है प्रकाश? वो क्या होती है? मेरे साथ घर चलो, मैं तुम्हें सब समझाती हूँ। घर जाकर हॉल में लक्ष्मी अपने पति, दोनों जेठों और ससुर को टैब में ऑर्गेनिक फार्मिंग, हाइड्रोपोनिक्स, एक्वापोनिक्स और वर्टिकल फार्मिंग से जुड़े वीडियोस दिखाकर, आपको मैं इस आधुनिक खेती के तरीके से कम जमीन में ज्यादा मुनाफा कमाने का तरीका सिखा दूंगी। उसके लिए कुछ सामान खरीदना होगा। लक्ष्मी अपने पति और दोनों जेठों के साथ बाजार जाकर वर्टिकल खेती में उपयोग होने वाला सामान जैसे रैक, शेल्फ, टावर, ग्रो ट्रे, गमले, सपोर्ट फ्रेम, हाइड्रोपोनिक सिस्टम, न्यूट्रिएंट टंकी, ड्रिप पाइप, मिस्ट सिस्टम, एलईडी, ग्रो लाइट, कोकोपिट और धनिया, टमाटर, पालक, मेथी और मिर्च के हाइब्रिड बीज ले आती है और सारा सामान खेत ले जाकर अपने पास खड़े सभी घर वालों से कहती है, ये आ गया वर्टिकल खेती का सारा सामान। अब इसे खेत में सेट करना होगा। मैं जैसे जैसे बताती जाऊं, आप सब वैसे वैसे करते जाना। लक्ष्मी उन सभी को गाइड करती जाती है और सभी खेत में 5 से 7 फीट ऊंचा नेट सेट तैयार कर देते हैं, जिन पर पौधे उगाने के लिए 5 लेयर्स भी होती हैं और उन्हें वो खुद ड्रिप सिस्टम और एलईडी ग्रो लाइट से जोड़ती है। चलो, पहले चरण का काम तो पूरा हुआ, अब बुआई करने की बारी है। लक्ष्मी और पूरा परिवार अब नेट सेट में सब्जियों के बीज बो रहे थे, तभी वहां संत कुमार अपने 2 चमचों चंगू मंगू के साथ वहां पहुंच जाता है। ये तुम सब क्या कर रहे हो? अरे दिखता नहीं कि हम नए तरीके की खेती कर रहे हैं। लगता है ओलों की मार इनके दिमाग पर पड़ी है और सब लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। ये तो समय ही बताएगा कि किसका मानसिक संतुलन बिगड़ेगा और किसका नहीं। जब तक मैं जमीन के टुकड़े पर भी कब्जा नहीं कर लेता, तब तक कर लो जो भी करना है। उसके बाद तो मैं तुम में से किसी को भी यहाँ कदम भी नहीं रखने दूंगा। वो तो वक्त ही बताएगा। संत कुमार अपने दोनों चमचों को लेकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है। लक्ष्मी अपने सभी ससुराल वालों के साथ मिलकर घर में बंधे बैलों के गोबर की बनी ऑर्गेनिक खाद डालती है। काम करके थकी लक्ष्मी अपने कमरे में बिना रजाई ओढ़े ही लेटी हुई थी। तभी उसकी सास कमरे में आकर, बेचारी अपने मायके में पानी का गिलास भी यहाँ से वहां नहीं रखती होगी, और यहाँ इस गरीब ससुराल में आकर इसे क्या क्या करना पड़ रहा है।
इतना बोलकर ऋतु लक्ष्मी को कंबल उड़ाकर वहां से चली जाती है। जाग रही लक्ष्मी ऋतु की सारी बातें सुन लेती है। अगले दिन फिर से लक्ष्मी पूरे परिवार को साथ लेकर खेत पहुंच जाती है। नेट लगा होने की वजह से कीटनाशक का इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ता। 1.5-2 महीने बाद जब टमाटर, मेथी, पालक, धनिया और मिर्च खाने लायक हो जाती है तो लक्ष्मी का पति प्रकाश और उसके दोनों जेठ मिलकर सब्जियां मंडी में बेचते हैं। घर वापस आकर हॉल में बैठे बाकी सभी घर वालों से प्रकाश, लक्ष्मी, तुम्हारा आधुनिक खेती का तरीका तो काम कर गया। जितने खेत में हम सिर्फ 500 रुपए की सब्जियां ही एक बार में बेच पाते थे, उतने खेत में आज देखो पूरे 4000 की सब्जियां बिकी हैं। क्या सिर्फ 4000 की? इतनी सस्ती सब्जियां तुम कहाँ बेचा है प्रकाश? मंडी में और कहाँ। प्रकाश, ये ऑर्गेनिक सब्जियां हैं। ये मामूली सब्जियों के मुकाबले 2-3 गुना ज्यादा कीमत पर बिकती हैं। लेकिन गांव की मंडी में तो हर तरह की सब्जियां एक ही दाम पर बिकती हैं। मैं कुछ करती हूँ। लक्ष्मी अपने टैब में सब्जियों की फोटो क्लिक करके इंस्टाग्राम और फेसबुक पर पोस्ट कर देती है। ये तुमने क्या किया बहू? अब कुछ ही दिनों में हमारी सब्जियों के ग्राहक शहर से आएंगे और हो सकता है हमें भी शहर जाकर सब्जियां डिलीवर करनी पड़े। अब गहने गिरवी रखकर लक्ष्मी को जो पैसे मिले थे उन पैसों से उसने वर्टिकल खेती का सामान खरीद लिया था। फिर भी बहुत सारे रुपए बच गए थे जिनसे लक्ष्मी ने एक सेकेंड हैंड बाइक भी खरीद ली थी ताकि ऑनलाइन ऑर्डर की हुई सब्जियां डिलीवर की जा सके। अब जितनी सब्जियां पिछले हफ्ते 4000 में बिकी थी उतनी ही सब्जियां अगले हफ्ते लक्ष्मी के नए तरीके की वजह से 12000 रुपए में बिकती हैं। ज्यादा मुनाफा कमाने की खुशी में लक्ष्मी का पति और दोनों जेठ बाजार से सभी घर वालों के लिए गर्म कपड़े खरीद कर लाते हैं और हॉल में बैठे सभी लोगों को गर्म कपड़े देकर। लक्ष्मी, ये नए गर्म कपड़े हमें तुम्हारी वजह से नसीब हुए हैं। अगर तुम न आती और पढ़े लिखे अंदाज में आधुनिक खेती और सब्जियां बेचने का तरीका न बताती तो न जाने हमारा क्या होता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्द हम अच्छे से वकील को जमीन का केस दे देंगे और फिर बहुत ही जल्द हमारी सारी जमीन हमें वापस मिल जाएगी। अब लक्ष्मी खुश थी क्योंकि उसके ससुराल वाले खुश थे और उसके ससुराल वाले इसीलिए खुश थे क्योंकि लक्ष्मी बहुत खुश है। अब पहली वर्टिकल खेती से जो मुनाफा हुआ था उससे प्रकाश लक्ष्मी के गिरवी रखे हुए गहने छुड़ा लाता है। इधर लक्ष्मी खेत में दूसरी बार सब्जियां उगाने के लिए नेट सेट तैयार कर लेती है। खेत में खड़ी नेट सेट को देख रही लक्ष्मी के पास जाकर प्रकाश, लक्ष्मी देखो, मैं तुम्हारी गिरवी रखे गहने सुनार के पास से ले आया। अरे इसकी क्या जरूरत थी? पहले तुमको जमीन का केस लड़ने के लिए वकील हायर करना था ना। गहने कहाँ भागे जा रहे थे? नहीं, बिना गहनों के तुम्हारा शरीर सोना लगता था। अब उसी दिन जब लक्ष्मी घर में सब लोगों के साथ खाना खा रही थी तभी उसे ठसका लग जाता है। तभी लक्ष्मी की जेठानी सुधा उसे पानी पिलाती है। अब ठीक हो देवरानी जी? हाँ, अब मैं ठीक हूँ जेठानी जी। लक्ष्मी जिन्हें गंवार कहती थी अब वो उनका प्यार महसूस करने लगी थी। उस रात लक्ष्मी को पहली बार अपने गरीब ससुराल की चारपाई में चैन की नींद आई थी। अगली सुबह हरिया और रमेश लक्ष्मी के पास उनकी आधुनिक और पढ़ी लिखी खेती का तरीका सीखने आते हैं। बहू रानी, मैंने जब पहली बार तुमको नए तरीके की खेती करते देखा तो सोचा इस तरीके से घाटा ही होगा क्योंकि मैं अब तक पारंपरिक खेती ही करता आ रहा था। लेकिन जब पता चला कि आधुनिक खेती में पारंपरिक खेती के तरीके से ज्यादा मुनाफा है तो मैं तुम्हारे पास आधुनिक खेती का तरीका सीखने चला आया। हाँ भाभी जी, आप हमें अपनी पढ़ी लिखी आधुनिक खेती का तरीका सिखाओगी ना? हम भी कम लागत में कम जगह पर ज्यादा मुनाफा कमाएंगे। हाँ, क्यों नहीं। मेरी वजह से किसी का भी भला हो तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ। लक्ष्मी अपने पति के साथ हरिया और रमेश को खेत ले जाती है और वर्टिकल फार्मिंग के सेटअप के बारे में सब कुछ समझाकर उन्हें पूरे सामान की लिस्ट बनाकर देती है। लक्ष्मी के पढ़े लिखे खेती के तरीके से 6 महीने में ही दूसरी बार भी उसके ससुराल वालों को बहुत मुनाफा होता है। अब 6 महीने में सर्दी भी बीत जाती है और गर्मी आ जाती है। सर्दियों के कपड़े अब पेटियों में रखे जा चुके थे और गर्मी की शाम में चारों सास बहुएं सिंपल सी साड़ी पहने आंगन में लगे आम के पेड़ के पास बैठी पेड़ से गिर रहे कच्चे आम बीन रही थी। तभी बाजार से रोहन और प्रकाश आते हैं। तुम्हारा तरीका काम कर गया लक्ष्मी। अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपनी जमीन का केस शहर के बड़े और जाने माने वकील विनय को दे सकें। कल ही उसके पास जाना है। ये तो बहुत अच्छी बात है प्रकाश। मेरा दिल कहता है कि ये केस हम ही जीतेंगे। तुम भी मेरे साथ वकील के पास चलना। मुझे या इस घर में किसी और को पढ़ना लिखना तो आता नहीं है। तुम साथ रहोगी तो बहुत मदद हो जाएगी। हाँ जरूर, वकील के पास तुम्हें मेरी जरूरत तो होगी ही, नहीं तो तुम्हें पता कैसे चलेगा कौन कौन से पेपर्स देने हैं। ये तो खुश होने का समय है। तुम उदास क्यों हो गए प्रकाश? लक्ष्मी प्रकाश की उदासी की वजह नहीं समझ पाई थी क्योंकि वो भूल गई थी कि 6 महीने पहले प्रकाश ने क्या कहा था।
और वो ये अंदाजा नहीं लगा पाई कि प्रकाश उसे वकील के पास क्यों ले जा रहा है। अगले दिन प्रकाश लक्ष्मी को वकील विनय के केबिन में ले जाता है, जहां जमीन से जुड़े सभी जरूरी पेपर्स विनय को देकर लक्ष्मी, अब हम ये केस जीत तो जाएंगे ना वकील साहब। सभी पेपर्स देखने के बाद विनय, अब आप चिंता मत करिए, हमारे पास बहुत सबूत है संत कुमार की धोखाधड़ी साबित करने के लिए। शायद 2 या 3 सुनवाई के बाद ही जज साहब हमारे हक में फैसला सुना देंगे। अच्छा तो अब हम चलते हैं वकील साहब। मैंने आपसे तलाक के जो प्रकाश की बात पूरी होने से पहले ही, हाँ वो रेडी है ना। सामने रखी फाइल उठा कर देते हुए विनय, ये रही आपके तलाक की फाइल, सब मैंने डिटेल में लिख दिया है, आप दोनों इसे अच्छे से पढ़कर साइन कर दीजिए। जो बात लक्ष्मी भूल चुकी थी विनय ने उसे वो याद दिला दी थी। विनय की बात सुनकर लक्ष्मी को धक्का लगता है और रुआंसा होकर प्रकाश की आंखों में देखने लगती है। वहीं प्रकाश भी अपने आंसू रोके बैठा था, उसे अपना मुंह फाइल के पीछे छुपा लिया था। रुआंसी लक्ष्मी कैबिन से बाहर निकल जाती है, प्रकाश भी उसके पीछे जाता है। अब पैदल ही आंखों में आंसू लिए लक्ष्मी घर की तरफ तेज कदम बढ़ाकर चली जा रही थी। प्रकाश जैसे ही उसके करीब पहुंचता, लक्ष्मी के कदम अपने आप तेज हो जाते। शाम हो चुकी थी, प्रकाश और लक्ष्मी अपने खेत के पास पहुंच चुके थे। लक्ष्मी का हाथ पकड़कर प्रकाश, आखिर तुम ही तो ये चाहती थी ना, तो अब? हाँ, क्योंकि तब नहीं समझी थी मैं तुम्हें और न तुम्हारे परिवार को, और अब मैं समझ गई हूँ। अपनी सासू माँ का प्यार, अपनी जेठानियों की फिक्र, और तुम भी तो। क्या मैं भी? क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? बताओ सच। लक्ष्मी की बात सुनकर प्रकाश उसे गले से लगा लेता है। तलाक की फाइल उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है। प्रकाश के गले लगाते ही लक्ष्मी को अपने सवाल का जवाब मिल जाता है। इस तरह जिन ससुराल वालों को लक्ष्मी गंवार समझती थी, उन्हीं गंवार लोगों में लक्ष्मी को अपने लिए फिक्र और प्यार महसूस हो गया था। और हाँ, अपने पढ़े लिखे अंदाज वाली खेती से उसने पहले ही ससुराल वालों के दिल में अपनी जगह बना ली थी।